अस्सलाम वालेकुम। भाई आज हम लोग क्लाइमेट टॉपिक को पूरा पढ़ने वाले हैं, इसको कवर करने वाले हैं। क्लाइमेट के अंदर हम दो चीजों के बारे में मेनली पढ़ रहे होते हैं, एक टेम्परेचर और रेनफॉल के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जिसमें से खास तौर पे मानसून रेनफॉल, वेस्टर्न डिप्रेशन, कन्वेक्शनल रेनफॉल, फिर जो सीजनल और रीजनल वेरिएशंस हैं, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट हैं। ये तमाम तर चीजें हमारे मैंने यहाँ पे सिलेबस भी शेयर कर दिया है कि क्लाइमेट चैप्टर में क्या क्या टर्म्स है जो हमारे सिलेबस के अंदर हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो कैंडिडेट्स को ये तमाम तरह चीजें पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वन बाय वन हम चलेंगे और एक एक चीज को डिटेल में कवर कर रहे होंगे। अच्छा, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अगर क्लाइमेट की बात करूं, तो क्लाइमेट में हम लोग दो चीजों की स्टडी कर रहे होते हैं। एक हम लोग टेम्परेचर की स्टडी कर रहे होते हैं और रेनफॉल की स्टडी कर रहे होते हैं। यानी कि जहां पर भी वर्ड क्लाइमेट का यूज हो रहा होगा, आप लोग ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों डिस्क्राइब होने वाली है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो पाकिस्तान हैज बीन डिवाइडेड इनटू फोर मेन क्लाइमेटिक रीजन्स। हमारे पास पहला रीजन है हाईलैंड जोन, दूसरा है लोलैंड जोन, तीसरा है एरिड जोन और चौथा है कोस्टल जोन। ठीक है। अब लोलैंड जोन में भी हम जैसे नीचे नीचे आते हैं तो एरिडिटी इंक्रीज होती जाती है। देखो, पास्ट पेपर्स में इस तरीके से एक बार सेमी एरिड जोन को डिस्क्राइब करने के लिए कह दिया था। अब आप परेशान हो जाओगे कि सेमी एरिड जोन क्या होता है। तो बेसिकली लोलैंड जोन को दूसरी वर्डिंग में हम सेमी एरिड जोन भी कहते हैं। ठीक है जी। अब अगर इनको डिस्क्राइब करें, तो हाईलैंड जोन में दो मुख्तलिफ तरीके के टेम्परेचर्स या रेनफॉल पाई जाती है। अगर हम एक्सट्रीम नॉर्थ पे बात करें, ये भी हाईलैंड है, और ये जो केपीके और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान है, ये भी हाईलैंड जोन ही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो, कोल्ड विंटर्स हैं, माइल्ड समर्स हैं, और रेनफॉल तकरीबन तमाम तर सीजन्स में हो रही होती है। यानी थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल हो रही होती है। समर में मॉनसून रेनफॉल आ जाएगी, विंटर में वेस्टर्न डिप्रेशन आ जाएगी, तो इस तरीके से पूरा साल ही बारिश होती रहेगी तकरीबन। जबकि यहाँ वाला रीजन देखोगे तो दैट इज कूल टू कोल्ड विंटर्स, माइल्ड टू वार्म समर्स है, और रेनफॉल जो है वो मेनली विंटर में हो रही है। यानी कि समर में रेनफॉल नहीं हो रही। जबकि अगर आप इस येलो रीजन, सेमी एरिड जोन या लोलैंड जोन को देखेंगे, तो यहाँ पे कूल विंटर्स है, हॉट समर्स है, और समर्स में मॉनसून रेनफॉल होती है। ठीक है जी। अगर हम लोग एरिड जोन को बात करें, तो यहाँ पे माइल्ड टेम्परेचर है, हॉट समर्स है, और एक्सट्रीम एरिडिटी होती है, यानी कि ड्राई क्लाइमेट होता है। ठीक है जी। अब हम कोस्टल जोन की बात करें। अच्छा, ये एरिड जोन दो जगह है, एक यहाँ वेस्टर्न टेल ऑफ बलूचिस्तान भी है, और ये जो थर्ड डेजर्ट वाला एरिया है, ये भी एरिड जोन है। ठीक है जी। अब लास्ट जिसको मैंने शार्प रेड कलर से मार्क किया हुआ है, दैट इज दैट इज बेसिकली कोस्टल जोन। ठीक है जी, ये कोस्टल जोन है। इसमें माइल्ड विंटर्स है और वार्म समर्स है। अब चारों क्लाइमेटिक जोन्स को ब्रीफली डिस्कस करने के बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे टेम्परेचर और रेनफॉल की स्टडी। क्यों भाई? क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट चैप्टर बेसिकली दो ही चीजों पे कंसिस्ट कर रहा है। क्लाइमेट लफ्ज सुनते ही दो चीजें आपके जहन में आनी चाहिए, एक टेम्परेचर और दूसरा रेनफॉल। अच्छा, have you ever noticed that there are differences in temperature in each climatic zone? कहीं कोल्ड टेम्परेचर है, कहीं कूल टेम्परेचर है, कहीं माइल्ड टेम्परेचर है, कहीं वार्म टेम्परेचर है। ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर। भाई ये क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि टेम्परेचर को अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिनमें क्लाउड कवर है, मेरीटाइम इन्फ्लुएंस है, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट है, लेटिट्यूडनल इफेक्ट है, दीगर और इफेक्ट्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं एक और डॉक्यूमेंट आपसे शेयर कर रहा हूं, उसमें बड़े प्यार से मैंने इस पे काम किया हुआ है। उसको देखा के मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, और फिर यहां से हम लोग देखेंगे कि अगर लिखना हो, जैसे आंसर कोई लिखना है, तो उसको किस लेंथ पे लिखना चाहिए। ठीक है। तो भाई अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीके का टेम्परेचर क्यों होता है। कहीं सर्दी बहुत ज्यादा, कहीं गर्मी बहुत ज्यादा, कहीं दोनों बहुत ज्यादा, और कहीं दोनों बहुत कम। जैसे कोस्टल एरिया मैंने आपको बताया, माइल्ड विंटर्स, वार्म समर्स, यानी कि बहुत ही मॉडरेट सा टेम्परेचर होता है, ना सर्दी ज्यादा ना गर्मी ज्यादा। पहला फैक्टर जो कि टेम्परेचर को अफेक्ट करता है, इट इज नोन एज क्लाउड कवर्स। क्या है? क्लाउड कवर्स। बहुत ही सिंपल सी बात है। अज्यूम करो कि भाई दिन था, और सूरज जो है वो अपनी तपिश पूरी दुनिया पे भेज रहा था, हर जगह गर्मी बरसा रहा था, तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। लेकिन
अगर अज्यूम करें कि बीच में क्या आ गए, क्लाउड्स आ गए, तो जाहिर सी बात है द क्लाउड्स विल रिफ्लेक्ट बैक सम ऑफ द सोलर रेडिएशन बैक ऑन टू द आउटर स्पेस। तो भाई गर्मी कम हो जाएगी, दिन के टाइम पे गर्मी कम हो जाएगी अगर यहां पर बीच में बादल आ जाए। ठीक है जी। अब रात की बात करते हैं। दिन में तो हमें समझ आ गया कि इन द डे टाइम clouds reduces the amount of solar radiation by reflecting it back onto the outer space। तो क्लाउडी डेज जो है वो कंपैरेटिवली ठंडे हैं नॉन क्लाउडी डेज के मुकाबले में। अब रात की बात करते हैं। रात था कूलिंग का टाइम, यानी कि जो हीट दुनिया दुनिया ने दिन भर में एब्सॉर्ब कर ली है, अब इसके वापसी जाने का टाइम था। लेकिन क्या हुआ, रात को भी क्लाउड्स आ गए। तो रात को जब क्लाउड्स आए तो ये वार्म एयर है, ये ट्रैप रह गई, ये जा नहीं पाई, ये निकल नहीं पाई। At the night time, cloud traps the outgoing heat. As a result, the temperature on a cloudy night did not drop as low as on a clear night. अगर बादल नहीं होते और आसमान बिल्कुल क्लियर होता, तब ये गर्मी आराम से चली जाती, तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता, सर्दी हो जाती, ठंडा हो जाता। लेकिन क्योंकि अभी जो है वो क्लाउड्स ने यहाँ पे हीट को ट्रैप करके रखा, लिहाजा क्लाउडी नाइट जो है बेटा वो कंपैरेटिवली गर्म रहे नॉन क्लाउडी नाइट्स के मुकाबले में। अब जो थर्ड फैक्टर है हमारा वो है मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। मैरीटाइम इन्फ्लुएंस वर्ड सजेस्ट कर रहा है। मैरीटाइम का मतलब क्या है भाई? मैरीटाइम का मतलब है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द सी। जैसे आपने देखा हो कराची के अंदर मैरीटाइम म्यूजियम है, ठीक है? तो मैरीटाइम म्यूजियम जो है वहां पे समंदर से रिलेटेड शिप्स वगैरह रखी हुई है। तो बेसिकली मैरीटाइम इज समथिंग रिलेटेड टू द सी। और ये कौन से जोन को अफेक्ट कर रहा होगा? जाहिर सी बात है ये सी से रिलेटेड है, तो ये पाकिस्तान के कोस्टल जोन को अफेक्ट कर रहा होगा। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि कोस्टल जोन में माइल्ड टू वार्म टेम्परेचर रहता है, यानी कि ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा सर्दी होती है, ना विंटर्स हार्श होते हैं ना समर्स हार्श होते हैं। तो ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ द मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। भाई देखो, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस को समझने के लिए हमें दो की पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। वो दो की पॉइंट्स क्या है भाई? चलो चलते हैं और उन दो की पॉइंट्स को समझते हैं। बेसिकली ये एयर का प्रेशर सिस्टम समझा रहा हूं कि कैसे एयर का प्रेशर सिस्टम चेंज होता है टेम्परेचर चेंज होने की वजह से। पहली बात देखो, हैव यू एवर सीन बॉइलिंग वाटर? जब वाटर बॉईल होता है वाटर वेपर्स फॉर्म होते हैं, और वाटर वेपर्स किस डायरेक्शन में मूव होते हैं? वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ मूव होते हैं। तो जब कोई भी चीज वार्म होती है बेसिकली इट बिकम्स लेस डेंस एंड देयरफॉर इट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स। उसी तरीके से एयर है, when air becomes hot it becomes less dense and it starts moving upwards। और जब हवा यहां से ऊपर चली गई, सोचो जितनी भी हवा थी ज्यादातर हवा उसमें से ऊपर चली गई, तो नीचे हवा का प्रेशर हाई बचा या लो? डेफिनेटली जब हवा ऊपर चली गई नीचे हवा कम बची, तो हवा का प्रेशर लो हो गया। दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ लो प्रेशर जोन। समझो जहां पर गर्मी होती है वहां की हवाएं ऊपर चली जाती है क्योंकि लेस डेंस हो जाती है, तो हवा का प्रेशर नीचे लो हो जाता है क्योंकि हवाएं ऊपर चली गई। अब इसका रिवर्स पढ़ रहे हैं। भाई हम रिवर्स क्या पढ़ रहे हैं कि जब हवा ठंडी होती है तो क्या होता है? कभी पानी को ठंडा होते हुए देखा है आपने? स्नोफॉल हो जाती है बेटा। जब पानी ठंडा होता है तो स्नो फॉर्म कर लेता है, और स्नो किस डायरेक्शन में आती है? नीचे। इससे हमें ये बात समझ आ गई कि ठंडी चीज नीचे आती है और गर्म चीज ऊपर चली जाती है। अब देखो वही बात वही कॉन्सेप्ट एयर पे अप्लाई करें। जब एयर कूलर होती है इट बिकम्स डेंसर, तो इट स्टेज डाउनवर्ड, ये नीचे रहती है, जिसकी वजह से हवा का प्रेशर हाई हो जाता है। जाहिर सी बात है जब नीचे ज्यादा हवाएं हैं, सारी हवाएं नीचे रह रही हैं, तो हवा का प्रेशर तो हाई होगा। ठीक है जी, एक पॉइंट हम लोगों को समझ आ गया। अब यहां पर एक केस अज्यूम करना। समझो कि यहां पर सर्दी थी, यहां पे कूलर टेम्परेचर था, जिसकी वजह से हवाएं नीचे आई और हवा का प्रेशर हो गया हायर। और जो दूसरी साइड थी, ये साइड जो थी, ये जगह हॉटर थी। यहाँ पे क्या हुआ, गर्मी बहुत ज्यादा थी, और गर्मी ज्यादा होने की वजह से हवा भी गर्म हुई और हवा लेस डेंस होके ऊपर निकल गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, लोअर प्रेशर हो गया। एक जगह है हायर प्रेशर और एक जगह लोअर प्रेशर, यानी कि यहाँ पर हवाएं ज्यादा है और यहाँ पे हवाएं कम है। अब यहां पर वैक्यूम तो नहीं रहेगा ना, जिधर लोअर प्रेशर जोन है उधर वैक्यूम तो नहीं रहेगा। एयर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हायर प्रेशर जोन टू
लोअर प्रेशर जोन। अरे हवा हाइयर प्रेशर जोन से हमेशा लोअर प्रेशर जोन की तरफ मूव होती है, और कब तक मूव होती रहेगी, कब तक मूव होती रहेगी, जब तक दोनों जगह का प्रेशर बैलेंस में ना आ जाए, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, इक्वल ना हो जाए, तब तक air starts moving from higher pressure zone and keeps moving towards lower pressure zone till the pressure zone of both area is in an equilibrium। दोनों जब तक बैलेंस ना हो जाए। भाई ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई सर, आगे बता दें। भाई मैं दूसरा पॉइंट जो आपको समझाना चाह रहा हूं मैरीटाइम इन्फ्लुएंस समझाने के लिए, दैट इज द हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। भाई हम लोग को मालूम है कि जो सॉलिड है इसके पार्टिकल्स डेंसली पैक्ड होते हैं, सर ये तो सिक्स क्लास में पढ़ा था। हाँ जी, उसको ही आज यूज करेंगे, हम अपनी प्राइमरी क्लासेस की नॉलेज को यूज करते हुए आज का टॉपिक पढ़ेंगे। भाई देखो हमें पता है कि लैंड जो है वो सॉलिड है और उसके पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं, एंड सी जो है वो लिक्विड है जिसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो द क्लोजर द पार्टिकल द फास्टर हीट विल मूव, एंड द फार्दर द पार्टिकल द स्लोअर हीट विल मूव। तभी ये वजह से लैंड बीइंग अ सॉलिड हीट्स एज वेल एज कूल्स फास्टर देन सी। सी के मुकाबले में लैंड ज्यादा जल्दी ठंडा और जल्दी गर्म होगा। क्लियर हो गई बात? यहां तक आई होप आप लोगों को हर चीज क्लियर। अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने वाले हैं अपने मैरीटाइम इन्फ्लुएंस को समझने के लिए। तो चलो भाई चलते हैं मैरीटाइम इन्फ्लुएंस के बारे में। देखो अभी मैं इसको सीजनल नहीं, मैं इसको डेली बेसिस पे कंसीडर कर रहा हूं, यानी कि दिन और रात की बात करते हैं। हमें पता है बेटा दिन का टाइम जो होता है वो हीटिंग का टाइम होता है, यानी कि इस टाइम पे सूरज निकला हुआ होता है, और सूरज जो है भाई वो हर जगह गर्मी बरसा रहा होता है। भाई वो लैंड पे भी गर्मी बरसाएगा और वो सी पे भी गर्मी बरसाएगा। लेकिन आपको मालूम है कि जल्दी गर्म क्या होगा, लैंड जल्दी गर्म होगा या सी गर्म होगा? भाई हमें पता है द क्लोजर द पार्टिकल द फास्टर हीट मूव्स। तो बेटा लैंड जल्दी गर्म होगा क्योंकि लैंड सॉलिड है और सॉलिड के पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं। तो देखो जब लैंड जल्दी गर्म होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हवाएं भी जल्दी गर्म हो जाएंगी। और हमें पता है जब हवाएं ज्यादा गर्म होती है द एयर स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स। एयर जो है वो जल्दी ऊपर जाने शुरू हो जाती है। समंदर भी तो गर्म हो रहा था, लेकिन समंदर कंपैरेटिवली देर से गर्म होता है क्योंकि लिक्विड है। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली कूलर एयर थी। अब कूल एयर तो नीचे ही रही, तो हवा का प्रेशर यहाँ पे हायर था। जबकि वार्म एयर ऊपर चली गई तो हवा का प्रेशर क्या हो गया, लोअर प्रेशर जोन हो गया। हमें पता चल गया कि अब सी की तरफ लोअर प्रेशर जोन है और लैंड की तरफ हायर प्रेशर जोन है। ठीक है जी। होता क्या है भाई, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर जोन। तो देखो अब जो सी ब्रीजेस थी दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स लैंड, और हमें पता है सी ब्रीजेस कंपैरेटिवली कूल थी। तो दिन में जितनी गर्मी पड़नी चाहिए थी समंदर की तरफ, सॉरी लैंड की तरफ, उतनी गर्मी नहीं पड़ी क्योंकि सी ब्रीजेस लैंड से मूव, सी से मूव होके लैंड की तरफ आ गई, और उन्होंने टेम्परेचर को क्या कर दिया, मॉडरेट कर दिया। हम ये भी नहीं कहेंगे बहुत ठंडा कर दिया, क्योंकि ये भी सिर्फ कंपैरेटिवली कूलर विंड्स है, बहुत ठंडी विंड्स नहीं है। सिर्फ ये कंपैरेटिवली कूलर विंड्स जब लैंड की तरफ आई सी से, तो टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया मॉडरेट। क्लियर हो गई बात बेटा? तो इसको अब लिखना कितने हद तक है, हमने कहा सन हीट्स लैंड एंड सी एट द डे, बट लैंड हीट्स फास्टर देन सी, therefore it has hotter air. Hotter air is less dense and therefore it rises up, यानी कि it moves upwards, which attracts moderate sea breezes from the seaside। भाई sea से moderate comparatively ठंडी winds आ जाती है and makes the temperature moderate। I hope it's clear। अब मैं नाइट की सिचुएशन समझाता हूं। नाइट जो टाइम है दैट इज द टाइम ऑफ कूलिंग। नाइट किसका टाइम है भाई, नाइट कूलिंग का टाइम है। अब कूलिंग और हीटिंग दोनों ज्यादा तेज कहां पे होती है, लैंड की तरफ। तो क्या मैं कह सकता हूं कि लैंड विल बी कूलर देन द सी। तो दूसरी वर्डिंग में मैं कह रहा हूं कि सी जो है इट इज वार्मर, इट इज हॉटर देन लैंड। एक ही बात है भाई। अगर मैं कह रहा हूं कि लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि समंदर देर से ठंडा होता है, और समंदर देर से ठंडा होता है तो समंदर गर्म ही होगा, जबकि लैंड जो है वो कंपैरेटिवली ठंडी हो जाएगी। ठीक है जी। अब जब लैंड ठंडी है तो यहाँ की हवाएं भी कंपैरेटिवली कूलर होंगी।
तो कूलर एयर जो है हमें पता है इट इज डेंसर। जैसे कि बर्फ की मिसाल दी मैंने, जब पानी ठंडा होकर बर्फ बर्फ बन जाता है तो वो नीचे की तरफ आता है क्योंकि वो डेंसर होता है। तो अब जब डेंसर एयर नीचे आई तो नीचे हवा का प्रेशर क्या हो गया, हायर। जबकि यहां पे तो सी की साइड तो गर्म हवाएं थी, और गर्म हवाएं तो ऊपर ऊपर रहती है। जैसे आप यहां पे देखो मैंने एरो भी बनाया हुआ है, ऊपर ऊपर रहती है हवाएं। तो नीचे हवा का प्रेशर क्या रहा, लो। नीचे हवा का प्रेशर क्या रहा, कंपैरेटिवली लोअर। हमें पता है बेटा कि एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर जोन। एयर हमेशा हायर से लोअर प्रेशर जोन की तरफ मूव करती है। तभी लैंड से अब ठंडी ठंडी हवाएं रात को जो पड़ रही थी वो मूव होती हुई गई समंदर की तरफ। तो रात के टाइम पे जितनी ठंड पड़नी चाहिए थी वो पड़ ही नहीं पाई, क्योंकि ठंडी हवाएं यहां से कट के निकल गई और समंदर की तरफ चली गई। तो टेम्परेचर दोबारा से क्या हो गया, मॉडरेट हो गया। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मॉडरेटिंग इफेक्ट्स, कि रात को ठंड नहीं पड़ पाई लैंड की तरफ और दिन में गर्मी नहीं पड़ पाई, तो दोनों तरफ टेम्परेचर क्या रहा, मॉडरेट रहा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं समर में गर्मी नहीं पड़ पाएगी और विंटर्स में ठंड नहीं पड़ पाएगी, तो टेम्परेचर रहेगा माइल्ड टू वार्म टेम्परेचर। आई होप दैट्स क्लियर। अब हम अपना थर्ड फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट अफेक्ट्स द टेम्परेचर, एंड दिस इज नोन एज द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, अक्सर बच्चे इसको ट्रांसलेट करके कहते हैं हाइट ऑफ लैंड। लैंड के लिए हाइट का लफ्ज नहीं, एल्टीट्यूड का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है दैट इट इज द लेवल ऑफ लैंड अबव द सी लेवल। समंदर से कितनी ऊंची है जमीन, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड, द लेवल ऑफ लैंड अबव द सी लेवल। अब देखो हम लोगों ने नॉर्दर्न एरियाज को देखा, बड़े ही ठंडे होते हैं क्योंकि वहां पे पहाड़ पहाड़ है। और हमने कराची जैसे एरियाज देखे या थर डेजर्ट देखा जो कि लो एल्टीट्यूड है, तो यहाँ पे गर्मी बड़ी होती है, यहाँ पे उतनी ठंड नहीं होती, बर्फबारी भी नहीं होती। क्यों नहीं होती, वन ऑफ द रीजन इज एल्टीट्यूड। अब क्या होता है बेटा, मैं कह रहा हूं हाई एल्टीट्यूड पे देर इज लेस एयर प्रेशर। भाई हमें पता है कि ग्रेविटी जो है वो एयर को नीचे की तरफ रखती है, जिसकी वजह से नीचे एयर का प्रेशर होता है हायर। यहाँ पे ज्यादा हवा होती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल हर चीज को नीचे रखता है। और ऊंचे इलाकों में ग्रेविटी का इंपैक्ट कम हो जाता है, तभी यहां पर लेस प्रेशर होता है एयर का। हमें पता है एयर इज द थिंग विच एब्सॉर्ब्स हीट। हमने कूल एयर पढ़ा, हॉट एयर पढ़ा, तो हमें पता है कि एयर एब्सॉर्ब्स हीट। so the more pressure of air there will be, the more heat will be absorbed. तो lower altitude areas पे there is higher pressure of air, so more heat is absorbed. जबकि higher altitude areas पे there is less pressure of air, so less heat is absorbed. इस वजह से नॉर्दर्न एरियाज में इतनी ठंड है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे एयर का प्रेशर कम है, तो हीट भी कम एब्सॉर्ब हो रही है। जबकि लोअर एल्टीट्यूड एरियाज लाइक कराची पे देयर इज हायर प्रेशर ऑफ एयर, सो मोर हीट इज बीइंग एब्सॉर्ब। ये एक और फैक्टर हो गया हमारे पास। अब मैं नेक्स्ट फैक्टर जो पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज कॉल्ड द लैटिट्यूडनल इफेक्ट। लैटिट्यूडनल इफेक्ट को लाइन ऑफ लैटिट्यूड से रिलेट करते हैं। भाई लाइन ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई हुई होती है ना हमने ग्लोब पे, अर्थ पे, इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ लैटिट्यूड। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये हमारे पास कहलाती है लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अक्सर मैं बचपन में बड़ा कंफ्यूज रहता था, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को मिक्स कर देता था। तो मेरे टीचर ने मुझे बताया कि जुहेब साहब, जो लेटी हुई लाइंस है, जो रेस्ट कर रही है, ये लेटी हुई लाइंस है, ये लाइन ऑफ लेटीट्यूड है। सुनी बात, ये लेटी हुई लाइन जो है वो लेटीट्यूडनल लाइंस है। थोड़ा सा मैलेपन में उन्होंने समझा दिया, लेकिन मुझे अच्छा समझ आ गया। लेटी हुई लाइंस लेटीट्यूडनल लाइंस, और लॉन्ग लॉन्ग लाइन, लंबी लंबी लाइनें लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है। आसान कर दिया उन्होंने मेरे लिए। पाकिस्तान जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लोकेटेड है। हमें पता है कि पाकिस्तान कुछ इस तरफ लोकेटेड है, यानी कि लाइन ऑफ, ये जो इक्वेटर है ये पाकिस्तान से नीचे है और पाकिस्तान इक्वेटर से ऊपर है। कुछ इस तरीके से पाकिस्तान लोकेटेड है। मैंने एग्जैक्ट तो बिल्कुल नहीं मार्क किया होगा, जाहिर सी बात है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए मार्क किया। ठीक है जी। तो हमें एक और बात भी पता है कि इक्वेटर इज द हॉटेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। इक्वेटर दुनिया का हॉटेस्ट पॉइंट है। क्यों भाई,
क्योंकि अगर आप देखें द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज द शॉर्टेस्ट एट द पॉइंट ऑफ इक्वेटर। भाई अगर हम ये बीच वाले देखें तो यहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम है। अगर आप ऊपर जाएं तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर आप नीचे जाएं तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन बीच में ये डिस्टेंस सबसे कम है, जिसकी वजह से इसको हॉटेस्ट पॉइंट समझा जाता है। अब देखो, इक्वेटर हॉटेस्ट पॉइंट है। अगर हम पाकिस्तान को जरा जूम इन करके देखें तो पाकिस्तान कुछ इस तरीके से है कि भाई पाकिस्तान ऊपर और लाइन ऑफ इक्वेटर नीचे है। ऐसा ही है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है सर। अब बात करते हैं, तो सवाल पास पेपर में रिसेंटली भी मेरे ख्याल से ये आया हुआ है, सवाल 2022 या 23 के पेपर में मैंने देखा है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन टेम्परेचर एंड डे लेंथ। बोल रहा है कि भाई लैटिट्यूड कैसे अफेक्ट करता है पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज के टेम्परेचर और डे लेंथ को। तो भाई एक बात बताओ, हमारे पास साउथ जो है इट इज क्लोजर टू इक्वेटर कंपैरेटिव टू नॉर्थ। नॉर्थ इक्वेटर से दूर है, साउथ इक्वेटर से करीब है, तो जाहिर सी बात है कि डे लेंथ भी यहाँ पे ज्यादा होगी और टेम्परेचर भी यहाँ पे ज्यादा होगा। तो इस बात को सिंपली ऐसे लिख देते हैं कि साउथ इज नियरर टू इक्वेटर सो इट इज हॉटर, व्हाइल नॉर्थ इज फार फ्रॉम इक्वेटर इट्स कूलर। लेकिन जो दूसरी बात थी डे लेंथ की, उसको मार्क्स स्कीम ने थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में लिखा। बात वही है कि दिन दिन लंबे हैं और नॉर्थ में दिन छोटे हैं, लेकिन उसने डे और नाइट को कंपेयर किया। उसने कहा साउथ में डे एंड नाइट आर इक्वल, जबकि नॉर्थ में डेज आर शॉर्टर देन नाइट। क्लियर हो गई बात बेटा? कोई मसला, कोई इशू, कोई टेंशन आई होप यहां तक नहीं है। अब जो हम नेक्स्ट फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंसोलेशन या फिर एंगल ऑफ सन। इंसुलेशन या एंगल ऑफ सन जो होता है, ये हमारे ये हमारे विंटर्स और समर्स को अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, किस तरीके से कर रहा होता है? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जब हम लोग दुनिया ड्रॉ करते हैं ऐसे रफ से, तो हम लोग कहते हैं कि भाई लाइन ऑफ इक्वेटर ऐसे है। ठीक है जी, यानी कि आप लोग बिल्कुल सीधी सी लाइन बनाए थे, और हमसे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाओ, तो हम ऐसी सीधी वर्टिकल सी लाइन बनाते हैं और कहते हैं ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल, विच इज नॉट द ट्रू केस। असल में हमें पता है कि हमारी अर्थ टिल्टेड है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो एक्सट्रीमली एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं है, यानी कि एक वर्टिकल लाइन में नहीं है, रेदर ये टिल्ट में है। इस वजह से क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है उधर डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट टेम्परेचर एक्सपीरियंस हो रहा होता है। ठीक है जी। अब देखो ये सन है, ठीक है जी, सन है। तो जब दुनिया इस तरीके से टिल्टेड है, तो सन की जो डायरेक्ट रेस पड़ रही है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे पड़ रही है, जबकि साउथ इज टिल्टेड अवे फ्रॉम सन। देखो, नॉर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड सन एंड साउथ इज टिल्टेड अवे फ्रॉम सन। तभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर्स पड़ रही है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। लेकिन जब अर्थ रिवॉल्व होके इस तरफ आ जाएगी, तो फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आप देख रहे हैं यहां सन है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर दूर निकल गया, while साउथ जो है वो करीब आ गया। तो इट इज द टाइम व्हेन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस विंटर्स। तो ये भी एक फैक्टर हो गया। आई होप कि ये भी समझ आ गया हो आपको। भाई इसको लिखना कैसे है? आपने लिखना है ड्यूरिंग समर द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वेयर पाकिस्तान इज लोकेटेड इट इज अ हायर एंगल ऑफ सन। करीब होना मतलब हायर एंगल ऑफ सन है, एंड फेसेस द सन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, देयरफॉर इट हैज मोर हीट और समर्स आ जाते हैं। लेकिन ड्यूरिंग विंटर्स द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम सन, या फिर लोअर एंगल ऑफ सन क्या होता है, देयरफॉर एब्सॉर्ब्स लेस हीट। अरे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन तो समर आ जाएगी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड अवे फ्रॉम सन तो विंटर आ जाएगा। ये और पाकिस्तान क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे है, तो हम एक्सप्लेन भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के तौर पे करेंगे। आई होप दैट्स क्लियर।